ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है आजकल विद एंडेवर पाकिस्तान, वेयर वी आर लुकिंग अराउंड एंड ट्राइंग टू फाइंड द 50 मोस्ट एक्साइटिंग स्टार्टअप्स स्लैश बिजनेसेस। पर्टिकुलरली डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को हम देख रहे हैं। उसके अंदर एक मेजर इंडस्ट्री ऑफन ओवरलुक्ड, क्योंकि वो एक बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड सी लॉजिकल सी चीज़ है। वो हम जनरली स्टार्टअप्स को देखते हैं तो हमें कोई बहुत ही कटिंग एज, कोई दुनिया बदलने वाली चीज़ चाहिए होती है। कोई हम मरीख पे चले जाएँ, कोई हम बीमारी का इलाज ईजाद कर लें। बट दिस वाज अ वेरी स्टैंडर्ड समथिंग दैट वाज वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। हमारे यहाँ रियल एस्टेट भी चलता है, प्रॉपर्टी भी चलती है, बट उसके अंदर हाउ डू यू इंटीग्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग इनटू इट एंड हाउ डू यू इंटीग्रेट एफिशिएंसी इनटू इट। एंड दैट्स व्हाट बिगैन टू हैपन समवेयर अराउंड अ डेकेड अगो, जब को वर्किंग स्पेसेस आना शुरू हुई और वहाँ पर जो है वो एसेंशियली ऑफिस स्पेसेस इन ए मोर एफिशिएंट एंड ऑप्टिमाइज्ड वे पॉपुलराइज होना शुरू हुआ, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट पाकिस्तान में हमने इसकी रैपिड डेवलपमेंट देखी 5-7 साल पहले। आई रिमेंबर व्हेन आई वुड स्पीक टू समवन, तो लोग बहुत सिनिकल थे कि यार ये पाकिस्तान में नहीं चलता, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ऐसा मसला है, वैसा मसला है। बट वीव सीन नॉट ओनली हैव दीज कंपनीज सर्वाइव्ड, दे हैव थ्राइव्ड एज वेल amidst obviously जो ups and downs आए हैं। मेरे हिसाब से the reason why I have a lot of hope from this particular industry is because even though popularize ये हुई थी स्टार्टअप बूम के अंदर 2020 से 2022 के अंदर, जब बहुत सारी डिफरेंट स्टार्टअप्स आ रही थी, उसमें भी obviously a lot of these guys came in as startups and raised their fundings and so on and so forth. But the way that I see it is पाकिस्तानी इकॉनमी इनहेरेंटली एक्सपोर्ट ड्रिवन हो रही है। आपको पता है, मैं बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ कि सर्विसेज एक्सपोर्ट इज़ द फ्यूचर। उसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है। हम 30 अरब डॉलर पे जा सकते हैं। अगर हम 30 अरब डॉलर के ऊपर जाते हैं तो उसके अंदर आपको 1 मिलियन टू 3 मिलियन हेड काउंट को रिमोटली काम करवाना है। एंड दैट्स अ स्टैगरिंग नंबर। अगर मैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट की आज बात करूँ तो समवेयर अराउंड $250 मिलियन बनती है, जो कि को वर्किंग स्पेसेस की एग्जिस्ट करती है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू ओवर $1 बिलियन बाय 2030। अब क्वेश्चन उसमें ये आता है कि यू गॉट अ मिलियन फ्रीलांसर्स, दे वर्किंग फ्रॉम होम इन अ कंट्री जहाँ पे लाइट भी जाती है, इंटरनेट के भी मसले होते हैं। देन यू गॉट दी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, दीज एजेंसीज, दीज सॉफ्टवेयर हाउसेज, एंड लाइक आई सेड टेक्नोलॉजी से हट के भी अब तो इन दी एज ऑफ एआई इवन बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रिमोट वर्क की तरफ जा रहे हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हाउ कैन वी इंश्योर कि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो टू बी एबल टू कंसिस्टेंटली एंड इन अ हाई क्वालिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड द सर्विस एंड एक्चुअली ग्रो ओवरऑल द इंडस्ट्री, राइट? उसकी जो बैकबोन है इन माई ओपिनियन, वहाँ पर को वर्किंग स्पेसेस प्ले एन इनक्रेडिबल रोल। उसके लिए आज हमने दावत दी है द फाउंडर एंड को फाउंडर एंड CEO ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट का क्लेम इनका है, वो मैं उनसे पूछूंगा कैसे, बट द लार्जेस्ट को वर्किंग स्पेस कोलैब। Despite the best efforts of governments to move the world apart, entrepreneurs are bringing us closer together as we see innovation literally everywhere. The reason I love Endeavor so much is you realize that you could create something anywhere. Companies can also come from anywhere. It can come from Brazil, it can come from Mexico, it can come from Istanbul. If you're ambitious, go to Europe, get a job, or to the US. But you're mega ambitious, stay home and build. This episode of Thought Behind Things is presented in partnership with Endeavor Pakistan. Umar bhai, first of all, thank you so much for taking the time out and joining us on the show. Thank you for having me, Musabah. And great to speak to you today. मैं कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करूँगा just trying to sort of understand before we get into the co-working, before we get into collabs, just trying to understand you personally. Where were you born? Early life आपने कहाँ पे गुजारी? What led to sort of how did you evolve and eventually end up creating collabs? So I was born in Lahore. Spent the first 18 years of my life in Lahore. Grew up in Lahore as well. And पूरी ज़िंदगी लाहौर में गुजारी। लाहौर में स्कूल भी लाहौर में हुई। I was born into a very old family जिनको बहुत पाकिस्तान का शौक, पाकिस्तान से क्या कहूँ,
closeness थी, and a lot of patriotism as well. So I mean, growing up in Lahore, I think saw Pakistan. I mean, very much obsessed with Pakistan. Kya karna hai, and I think at age 18, I went to university in London, but growing up saw Lahore transform from Kalma Chowk to everything else that was around, and how it. I mean, I think if you look at Lahore today, and you look at other cities of Pakistan, you can really see how Lahore acted as a hub, and you see Sialkot, Faisalabad. I mean, all these tier 2 cities grow up, and when you look at other parts of Pakistan, they're not as much. So I think you see कि लाहौर में कहाँ से growth आई, and लाहौर पहले क्या था और वो क्या हुआ. और आप जब लाहौर को देखते भी, यहाँ पे आपके अंदरून शहर था, फिर अंदरून शहर से होते हुए मार रोड, and मार रोड से they came up to Gulberg, and then what is model town today, right? I mean, in the 70s, that is what was Lahore, right? So I mean, old Lahore में आपके जो पुराने लाहौर के लोग हैं वो कम ही हैं. I mean, वही आपके पास थे, and I think वही, I mean, that was core part of my upbringing as well. मेक सेंस. मॉडल टाउन जो है वो मुझे याद है मेरे वाले साहब बताया करते होते थे, वो हार्डकोर पुराने मॉडल टाउन के, तो वो कहते होते थे कि वो तो सबर्ब था, वहाँ पे वो शहर का आखिरी वो था कोना. और अब तो हम देखते हैं तो मॉडल टाउन सीम्स लाइक एट द हार्ट एंड कोर ऑफ द सिटी, एंड देन बाकी पता नहीं शहर कहाँ कहाँ फैल चुका है. और वो आपने कलमा चौक का बड़ा अच्छा जिक्र किया, बिकॉज फॉर सम रीज़न लाहौरियों से बात करें ना तो उनके बड़े दिल के करीब होता है जो वो वाला बहुत कुछ बदला. यानी कि हर दफ़ा आप लाहौर जाते हैं कोई नया अंडरपास खड़ा होता है, लेकिन कलमा चौक का जो ट्रांजिशन था ना, उसके बाद लोगों को बड़ा वो हुआ था कि यार ये क्या हो गया, ये तो लाहौर नहीं रहा. तो ट्रांसफॉर्म हुआ है डेफिनेटली, एंड आई थिंक मोस्ट पीपल डोंट टेक लाहौर, अगर मैं उसकी बात करूँ, एज सीरियसली. वो कराची हिस्टोरिकली हैज़ बिन द हब ऑफ मिडिल क्लास एंड द कंज्यूमर मार्केट एज वेल, बट पीपल डोंट रियली रियलाइज़ कि लाहौर ने क्या क्रिएट कर लिया हुआ है. And because जो foundationally वो इतना strong है कि I think Lahore is going to absolutely dominate over the next couple of decades as well. You graduated from SOAS, if I'm not wrong. Yes. और आपने किस डिग्री में ग्रेजुएट किया था? I actually studied development economics. Right. I mean, obviously went to SOAS. SOAS is obviously School of Oriental and African Studies, very much a focus on South Asian culture, and I mean, I think one of the courses we did was the development of South Asia, and I think in the development of South Asia, what we saw was that up to the 70s or 80s, Pakistan's growth was faster than South Korea, and a lot of countries copied Pakistan's growth. So I think a core part of studying there was कि जी growth बाकी देखें economies, और फिर 70s के बाद पाकिस्तान में 80s में वो आपकी आई पीछे वो, but otherwise growth across was much fast, and it was, I mean, in that sense. So I think the reason development economics wanted to change the world, see कि development economies में होता क्या है, but post graduation, I mean, ended up going into investment banking, totally opposite, totally capitalist approach, and I think, I mean, started my career doing M&A, and then did equity trading after that for a year. और फिर वहाँ से अपनी जॉब शुरू की मैंने प्राइवेट इक्विटी में, and वहाँ से we started working in obviously investment banking. So after university, spent the next 7-8 years doing that. Interesting. You were in Abraj for 5 years? Abraj for 6 years almost. Interesting. Yeah. How was that experience? Very exciting, extremely exciting. In the sense that I think when I joined Abraj, we were managing about $6 billion under management, and about 100 investment professionals. 2018, right before Abraj, the Abraj crash and all of that, we were managing almost close to 16 billion. The great thing about Abraj was spread across 18 cities, as they call it, 18 countries. And in every single region they were in, from Latin America to Asia to Africa, sort of, I mean, Turkey, I mean, Middle East, Abraj had some sort of presence and had influence as well. For example, Abraj owned the largest dairy company in Nairobi, largest mattress company in Turkey, largest e-commerce player in Turkey, Hepsi Barada. Latin America mein own schools, Middle East mein companies like Network International, investors in companies like Careem. So I mean, across these 18 countries, there were about 180 companies which we owned through Abraj. And what was very interesting was we were only about 120, 130 investment professionals, out of which I would say 50 to 60% were Pakistanis. So it really gave us Pakistanis, I mean, a page or a seat on the global level.
right? In the sense that we were sitting across large investors like Warburg Pincus or General Atlantic, large US-based investors. A US-based investor doesn't know Saudi mein Kudu, which is a QSR chain, on how to get into Saudi Arabia. They would not know how to go into a company in Nigeria. So I think the one thing Abraj did was it was like hyper-local in the sense that they had very strong local teams with very strong local connections. And I mean, some people do compare it to sort of a BCCI model from back in the day, but the idea was मेरा exactly अगला सवाल ये आने वाला था कि you have these success stories, some super exciting success stories that begin to emerge, and हमेशा वो आके यही कहते हैं कि look, Pakistanis were there and they were supporting Pakistanis as well, and BCCI was incredible. If you, I mean, it's an absolute disaster that Pakistan में nobody knows about BCCI and nobody even knows कि उसकी क्या impact था. In fact, I graduated from FAST, right, and that is a BCCI endowment पे चलने वाली institution जो कि अब 6 campuses में है and creates some of the best talent in Pakistan for computer science. लेकिन जो question है वो ये है कि what इस तरह के लोग emerge करते हैं. आबदी साहब थे इस केस में, आप लोगों के जो वो थे वो emerge करते हैं, वो scale भी कर जाते हैं, वो excitement भी generate कर जाते हैं. फाउंडेशनल प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं पाकिस्तान. ऐसा इसके ऊपर मेरी उनसे बात हुई अवेंसियन के जो फाउंडर हैं, और उनसे अबराज के बारे में या BCCI के बारे में बात नहीं हो रही थी, बट आई वाज एक्चुअली टॉकिंग टू हिम अबाउट कि आपने IPO कर लिया, आपके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, अब बैठ के जो है ना वो सारा पाकिस्तान में आपने उस अकाउंटिंग में घुसना है सारा कुछ. तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली. उन्होंने कहा यार मसला ये है पाकिस्तान में कि वी हैव अ वेरी सॉर्ट ऑफ मेमन स्टाइल, चवन्नी को गिनना है बैठ के और उसको छुपा करके रखना है और पर्चियों पे काम करना है. इन अ लॉट ऑफ वेज ही सेड हिज IPO हेल्प्ड हिम स्केल, बिकॉज एक सर्टन स्केल के बाद अगर आपकी फाउंडेशनल प्रॉब्लम्स होंगी ना तो वो कहीं ना कहीं क्रम्बल कर जाएंगी. एंड सो विद BCCI आप देखते हैं कि यार वहाँ पर वो जैसे ही वो ज़्यादा बड़े हुए तो उन्होंने जो है ना जाके बिल्कुल ही छोड़ दिया कि यार ठीक है कार्टेल का पैसा भी मूव हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है. And that sort of led to, उसके ऊपर conspiracies notwithstanding, that led to their demise. And then अबराज के केस में what happened. My problem is क्या institutionalization नहीं होती properly, कि अगर आपके individuals का मसला है आप उनको कटाओ और आके वो कर लो. What do you think is the issue which does not allow for Pakistani businesses to be able to scale on a global level? I think देखिए आप BCCI की बात करते हैं ना, I mean I grew up in a house where my nana, I think बचपन में put money abroad BCCI. I mean मुझे अभी तक मेरी अम्मी और खाला बताते हैं कि वो लंदन जाते थे and BCCI के बंदे उनको आके एयरपोर्ट पे कलेक्ट करते थे. Everything from their sort of apartments to कहीं उन्होंने मूवी देखने जाना है, कोई उन्होंने शो देखने जाना है. It was the first form of what is called private banking today ना. और इतना बड़ा नेटवर्क था कि वो US से यूरोप से स्विट्जरलैंड हर जगह it was spread across, right? Back to your question around foundational problems and all. I think fundamentally the challenge becomes that as you become larger, as you talk about scale, maybe we can talk about this later as part of what we are doing today as well, as we scale from our current point to the second where we are sort of expanding internationally, is primarily that you have to be very strict in terms of adherence, in terms of sort of your core principles. And मैं एक सिंपल बात करता हूँ. दिस इज़ अ पाकिस्तानी इशू. मैं आपको एग्जांपल दूँ. इफ़ यू गो टू दुबई और इफ यू गो टू साउदी अरेबिया, I mean if you are the minister or you are worth $8 billion, you have to stand in line. There's no cutting the line. दुबई में भी वही है. I saw this only in Shawkal Khanum in Pakistan. In the sense, my younger mamu recently got cancer a few years ago, and I mean, even though we're close, the family उस लाइन में चाहे आप businessman हो, चाहे आप इंजीनियर, चाहे सियालकोट से एक आम आदमी हो, everyone has to stand. There is no cutting the line because ऊपर से शौकत खानम की मैनेजमेंट से कोई सिफारिश नहीं चलती. Now back to that point around Pakistani, right? All Pakistanis fundamentally want to find an easy way out. They want to find ways around it. They do not want to follow the system.
why is the Middle East so successful today? Very strict in terms of visa, who is coming in, who is going out, and very, very strict in terms of laws as well, right? I think that back to the point of us as a nation being very laid back, trying to find loopholes and trying to find easy ways out कि नहीं हम यहाँ से चेपी लगा के ऐसे आगे चले जाएंगे, यहाँ से एक ऐसे चले जाएंगे. That is the point, right? And I see that today also when you're hiring, right? When you hire and you work attention, I mean, I give you an example. I spent almost 8 years or 9 years of my life in investment banking. अगर रात के 1 बजे प्रेजेंटेशन ख़त्म की है ना हमने और उसके पेज 27 में छोटी सी मिस्टेक है, सुबह के 2 बजे तक बैठ के मिस्टेक सही करनी, सुबह के 5 बजे वो जमा करानी है, एंड डज नॉट मेक अ डिफरेंस. यू हैव टू रीच परफेक्शन. I would say 90% Pakistanis today, and I see this today when I'm hiring working people, they don't have that concept of sort of that like वो जो regimented perfection है ना कि जी हमने यहाँ से भी तरीका निकालना है, वहाँ से भी करना है. फौज में है, ठीक है, फौज में डंडे से है, इस वजह से फौज आपकी इंस्टीट्यूशन में आगे, ठीक है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, बट आइडिया इज आई मीन फौज में है कि उस वजह से आपकी रेजिमेंटेशन आती है. बट दैट इज़ इन माई ओपिनियन एज यू टास्क अबाउट ना कि वो क्यों नहीं हुआ है. आप अगर अब्राज के केस में भी देखें, आपका BCCI के केस में भी देखें, वही पॉइंट है ना कि आप कर इतने बड़े हो गए हैं दैट यू आर कम्पीटिंग विद ग्लोबल जायंट्स. A US or European company will not compromise. I mean, some of them do. I mean, they're big examples. FTX, I mean, they are there, but I mean, most companies are not going to, right? And I think that is why most companies today have that, I mean, failure or that sense. I mean, I hope that sums it up, but No, that in makes my sense. opinion, I think that's that my makes- sort of thing. That makes a lot of sense कि वो आई थिंक वो आपका ना कहीं DNA के अंदर है और उसमें आपको वो रियलाइजेशन, ठीक है. आई मीन आई डू अंडरस्टैंड. मैं अगर ह्यूमनाइज करूँ ना, आई अंडरस्टैंड क्यों होता है वो DNA के अंदर कि पाकिस्तान में आपने सर्वाइव करना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं आपने सिस्टम, पाकिस्तानी सिस्टम को समझ के फिर उसके हिसाब से करना है. मसला ये है कि बाय द टाइम पाकिस्तान में आप सक्सेसफुल होते हैं, आप उस सिस्टम को इतना ज़्यादा इंटरनलाइज कर चुके होते हैं कि आप जब बाहर जा रहे हैं तो अब आप उस सिस्टम को अनलर्न नहीं कर पा रहे. एंड इन अ लॉट ऑफ वेज यू नीड टू रियलाइज के ग्लोबल, एंड जस्ट बाय द वे इसके अंदर आई वुड लाइक टू एड दिस कॉमेंट कि आई डू एग्री, अगैन conspiracies notwithstanding, I do agree that a lot of what these potentially Pakistani companies have done दुनिया में बहुत कर रहे हैं. मैं दुबई 2 साल रहकर आया यार, जिस लेवल का चूना चल रहा है ना वो नेक्स्ट लेफ्ट राइट एंड सेंटर, मैं उसको डिसएग्री नहीं करता. बट फ़र्क ये है कि यार वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है. तो आप पाकिस्तान में तो सलाम दुआ करके निकाल लेते हैं, अगर आपने बाहर जाना है तो आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि यू आर स्टिल इनहेरेंटली पाकिस्तानी. यू नो, अगर इफ द म्यूजिक स्टॉप्स यू आर द फर्स्ट वन हुज आउट, एंड वो अनफॉर्चुनेटली मसला हो जाता है. सो 2018 अबराज गेट्स डिफंक्ट. How did you sort of transition? I'm curious because you said 130, 150 people were working there. Obviously एक बड़ा डेंट होता है. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का जब बड़ा होता है ना, वो हाई फ्लाइंग लाइफ स्टाइल होता है एज what 25, 26, 27 year old. What you would be earning compared to your peers. Abraj was also in the headlines. So start में तो ये होगा कि यार बड़ा easy है for it to go to your head and be like, you know, look, I'm so successful. And then suddenly इतना बड़ा आइसबर्ग आके क्रैश करे, तो that must have had an emotional toll as well. जो प्रोफेशनल है वो तो एक अलग बात है. How did you sort of transition and what was that emotionally for people like yourself working at Abraj? So, I mean, just to give everyone some feedback, if you look at the 150 individuals, they were there today. Abraj, obviously different regions were bought by different companies. I mean, Colony in the US, Actis in the Middle East. Out of the 150 investment professionals today, I would say 95% of them are today one of the best investors globally, all today in top tier 1 firms. And even Abraj's portfolio today, which was, let's say, the companies they owned in the Middle East, in Africa, in Latin America, most of them have 2 or 3x'd and have returned back their portfolio. So what your stories है कि जब Abraj की investments बढ़ी हैं, Abraj actually had very, very good investments. I mean, there were issues obviously internally, but most of them were extremely well, right? I mean, for myself, I was actually one of the last few employees at Abraj. I worked through the liquidation, morning, night. I would say the last 7 months, I think I did maybe
16, 17, 18-hour nights where I would literally go from Dubai overnight, fly to London, went from being an associate director / VP to going and working directly with the board, working with likes of, very large global names. अब आजकल Trump का है, John Barack, उसके सामने literally head to head. So, वो जो exposure है ना, that level of exposure, I think that was extremely daunting. But emotionally, एक इंसान को ड्रेन कर देते हैं. हर रोज़ एक खबर निकलती है, कभी वॉल स्ट्रीट जर्नल पे, FT पे कोई कह रहा है कि जी आप लोगों ने पैसे चोरी किए, कोई ये कह रहा है, वो कह रहा है. We had no clue. The idea is obviously whatever it was is there, and obviously separate story for separate time. But the idea is that it really builds a person. And this is what I tell people, right? When you're at the top and you're making billions, everyone's running after you. But when you're sitting across the bank with a group of bankers that are saying, you guys owe me money, you guys owe me money, and you are working towards what we call like a liquidation waterfall, or making sure how to make sure creditors are paid debtors, it really builds that person's sort of character in the sense कि आपको पता है कि जो होता है ना wartime CEO, वो उसकी book है Ben Horowitz की The Hard Thing About Hard Things. आजकल जो हमारी Gen Z है ना, उनको मैं वो किताब कभी कभी देता हूँ कि ज़िंदगी में कभी मुश्किल चीज़ें जब करनी पड़े ना, तो फिर इंसान को एहसास होता है कि ज़िंदगी में करना क्या है. और उसके बाद आपको एहसास होता है कि एंड दिस इज़ ऑल्सो वी कैन गो टू दिस लेटर, बट आजकल सेपरेट डिस्कशन ऑन ऑल दी स्टार्टअप्स दैट रेज कैपिटल इन पाकिस्तान, एंड सम ऑफ देम रेज कैपिटल विच वाज 2, 3, 5, 10 times what we raised today. But that the hard thing about hard things means कि आपने जब वो मुश्किल गुजारी हो ना, आपको एहसास होता है, आपको आइडिया होता है कि कैसे करना है. Emotionally, I think 2018 में, 2018, it was summer of 18, I was in London working on the liquidation, and I was extremely unhappy, working 18-hour days. Had a job offer to join a very large fund in London because Abraj की team बहुत known थी. We had top of the top, like हर बंदा from Ivy League, Goldman Sachs, आगे पीछे. Felt very empty. I went to this place called the Viva Meier in the middle of the Austrian Alps. Since 2018, I've gone there every single year for 10 days or 2 weeks, where I do a full digital detox. But when I went there, I remember, the whole idea is to disconnect from the world, to just, connect yourself with nature. It's the middle of the पहाड़ों के दरमियान में छोटा सा गाँव है, 600 लोग हैं गाँव में, and basically जाके when I was sitting there, the counselor मेरी कहती है कि Umar, why are you so unhappy? I was like, why so stressed out? And they did this HIV and stress test, and she said you're at a 4.7 out of 5 for a critical burnout. Okay, not for 2 hours is your brain willing to switch off. Up 24 घंटे you're just always on it. She's like, if you leave your phone, what will happen? I said, I won't respond to an email. email का जवाब नहीं दूंगा, तो फिर क्या होएगा आगे पे ABCD. She's like, दुनिया तो ख़त्म नहीं हो जाएगी ना? I was like, नहीं. I remember I left my phone. I spent 2 weeks, 10 days there. After leaving my phone, I realized that all that stress went out. And I remember going back to London, quit my job, got on a plane, no plan whatsoever. और ये कहते हैं ना कि एक जो एंटरप्रेन्योर है, और ये मैंने पिछले 6 साल में सीखा है, जब तक रिस्क ना ले ना तो किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है. और आज अगर मुझे कहेगा ना put everything on the line, and many days, many months हम कर देते, right? Because entrepreneurship क्या है? रिस्क ही है ना. You have to be willing to risk everything, because it's not a gamble. It's like वो Elon Musk ने जब Tesla में पैसे डाले, no one believed in him, right? I think everything he had made from PayPal, when he bought the company and the company was really going down, not making any money, he put everything he had. I don't know the exact number top of my head, but the idea is that कि वो जो risk लेने की होती है ना, वो jump into the deep, वो पे ले लिया, right? And I remember when I left and took a flight back to Pakistan, the team I was working with,
they said, stay back and we'll offer you double of what you're currently earning. I was earning in the range of, I think, $250 to $300 a year, but I was like, nahi. I mean, I don't want this life. There's no purpose, right? Purpose है ना कि इंसान अंदर से खाली है, कि purpose है ही नहीं. That's something that you're doing, you're not really getting any purpose for it. So remember, I literally got on a flight. हमने कोलैब्स का बेसिक जो बिजनेस प्लान है वो बनाना मैंने शुरू कर दिया था 2017-18 में, and started running the numbers. And the first building, which was our Collabs flagship, was the Vortex Tower Factory, which was Pakistan's oldest tower factory, made in 1958. It was an old building, khanda jaise hota hai na. I'll send you pictures afterwards, like from like 60s, under lume pani hui thi. And my twin brother, who has been working with the family and works in real estate, he said कि यहाँ पर हम बनाएंगे जी एक state of the art campus. And I went inside. वहाँ मुझे याद है वो होते ना लेबर, वो उनकी मजदूरों की सीटें की होती हैं कि जी 9 बजे एंट्री है, 4 बजे एग्ज़िट है, अपनी सीवियाँ जमा कराएं, 1 से 2 आपकी लंच ब्रेक है, उर्दू में सारा. And I mean, I was a banker. I mean, investment banking, numbers, all the fancy jazz. I mean, when I was at Arbraj, I lived in 5 different countries. Used to take 36 flights a year, or sometimes even more. So going from there, coming back to all that was kya karna hai? But I think the idea was that as we started building, I think 2019 mein, the largest co-working space in Pakistan had 100 seats, which was typically 1 floor. And when I would go and I would visit a large incubator, accelerator, or like Station F in Paris, or WeWork, huge spaces. And I said, "Ke Pakistan mein kyun nahi hai?" Right? And I think that's when we started our first location. Our first location was 27,000 square feet. We had put 350 people in that space. We had an auditorium, we had meeting rooms, conference room. And the idea was that you build a hub where you basically are hosting everyone from a freelancer to a startup to the SME to the enterprise. कि पूरे स्पेक्ट्रम को आपने सर्विस करना है. यही नहीं कि सिर्फ फ्रीलांसर को करना है या सिर्फ स्टार्टअप को करना है, पर बड़ी कंपनी जिनको 50-100 बंदे का ऑफिस चाहिए वो भी चाहिए. I think that was the whole idea. And I think the other thing to add onto it was we really focused on what today, I mean, is our bread and butter, is sort of our initiatives, in the sense that very much focused on partnerships, on the sort of events that took place there, on the sort of connections that took place in the space, and really helped with that. I mean, तो आपको explain करूँगा Collabs का. हम Collabs को एक platform कहते हैं. Right? We have 3 basically pillars in the platform, where we have what we call our flexible workspaces, which is obviously your co-working offices, enterprise solutions. We have what we call our initiatives, which is basically programs. जिसमें हम अपना Collabs live हमने introduce किया, जिसके थ्रू हम music को support करते हैं, जहाँ पर हमने Spotify के साथ काम किया हुआ है, Coke के साथ. उसके बाद we have what we call co-grow. Co-grow is all around impact. So जैसे आपके साथ podcast हो रही है, हमने hackathon कराए हैं, अगर workshop है, training है, if it's a pitch competition, if it's helping Google Cloud launch in Pakistan, if it's anything to do with entrepreneurship, it's under that umbrella. Third initiative under that also, we have an art initiative. I mean, we have what we call the Collabs Creative Collective, which is today our art initiative, जिसके through आज तकरीबन को 150 से 200 artists हैं that have displayed work around Collabs. We've run a second residency now. We've built a board around that, and today we are working with the Biennale Foundation and actually taking this internationally as well. Along under that, I think the third pillar of our sort of platform is what is the back office support. So I think today what we do very differently, what no one else does, is we will help you recruit, process your payroll, run your back office, anything from accounting to sort of legal. Collabs will do that. So let's say that you, Muzammil, want to come and open a 10-person office. We will help you hire your first person. After he's hired, उनकी महीने की जो पेरोल चलनी है वो हम चलाएंगे. दफ्तर भी उनको जाएंगे. उनको लैपटॉप चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करेंगे. फ़ोन चाहिए वो भी देंगे. हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए अपने पार्टनर जुबली को तो देंगे. बैंक कार्ड चाहिए और फ्लैक्स को वो भी देंगे.
I think that is one unique factor today in terms of what we do. But yeah, sorry. Makes sense. I want to understand the current scale of where you are right now in terms of some numbers. So today we manage 10 locations across Pakistan, across primarily Lahore, Karachi. We manage 5,000 seats in these locations. And just to give you a sort of concept or an idea, our locations are anywhere minimum from 10,000 square feet up to our main campus today, which is 150,000 square feet, which is the largest campus today in the country. In terms of companies, this is spread across 300 companies. And this can be a company that hosts 2 people or a company that hosts 500 people. So scale-wise, I mean, our very large clients will have fully furnished floors, even sometimes buildings. ये जो आपके partners हैं, particularly enterprise side के ऊपर, so run me through. Are you actually when you go towards enterprise, do you say कि भाई okay, we'll create a facility and we will charge you a subscription for it, or do you also go for कि भाई I'm a big company, I have like 500 people, अब मैं अपना पूरा एक लॉजिस्टिक्स का डिपार्टमेंट बनाऊँ और उनसे मैं बैठ के पूरा का पूरा मैनेज करवाऊँ, या मैं कोलैब्स के पास जाता हूँ and they will manage my facility, right? So I have the facility and they will come in, they will manage it for me, and then अब वो जिस तरह वो होटल मैनेजमेंट का होता है ना कि जी रियल एस्टेट मैंने खड़ी की पूरी और फिर एक होटल को मैनेज करने के लिए किसी को बुला लिया, या डू यू से कि लिसन विल नॉट गोना मैनेज योर फैसिलिटी, दिस विल बी ए कोलैब्स फैसिलिटी जिसके अंदर आप होस्टेड होंगे? And it will be a collabs facility which we will host you, but the collabs facility will be built as per your specification and customization. So just giving an example, I mean, DigitalOcean, a company that exited Cloudways, anything from designing to managing to even every small detail to how their data center is designed, in terms of how the IT is managed, how they want security, in terms of what they want, we will manage. Same with today. So I mean, our larger enterprise clients today, it's an end-to-end solution. So let's say that you are setting up a company in Pakistan. For example, today we have Glow Insurance, a US company raised $30 million. First team that came from 50 to when they grew to 250, fully managed by us, down to the 49-inch gaming monitor they want, to sort of the attendance machine, to sort of the day-to-day management is done by us. I think that is today, as you see scaling, if you look at WeWork, and you look at India, right? India today has about 3 or 4 of the large players along with WeWork India, such as Office and IndyCube. They're worth over, I would say, $700-800 million. The growth was from the enterprise, because most international companies do not want to deal with the headache of finding a building, then finding a contractor, then managing their IT, then doing all the sort of off-tech. So I think that 360 solution is something that we have built a huge team in-house for, and that's, I think, for us, that is our edge. And I know, I mean, इस बार पूछेंगे कि आप, how do you say you're the largest? आपके competitors भी कहते हैं हम largest, हम भी कहते हैं. I think in terms of a revenue percentage or revenue basis, we today are the largest, because हमारी जो revenue per seat है, I would say in some cases, it is 2 to 3x of our clients, because some of our US companies, what they pay us today is, I would say, north of, $200 or $300 a seat, which is, much larger than otherwise. So in terms of revenue per seat, the number is larger, and उसी के basis पे हमारा जो revenue का number है, I can confidently say that we are today, largest in that sense. Makes sense. In terms of the split, 5,000 seats, what's the split between, let's say, freelancers / small startups, early stage startups versus enterprise? So today, I would say enterprise accounts for almost 40% of our clients, and from 40 to 45%. Freelancers would be below 10%. Startups and what we call an SME, which is like a 2, 4, 6, 8 person, that would be the other 30 to 40%. Because होता क्या है ना कि let's say आप आए हैं, मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ.
So but हमारी साइट 1 में जब पहली बिल्डिंग शुरू हुई, there was a boy called Abdullah, who was an accountant, who came to Collabs, rented a seat for 25,000, right? Abdullah did not want to do accounting. He saw Collabs कि जी मैंने कुछ different करना है. Abdullah Collabs आए. Collabs में ऊपर होती थी हमारी workshops, events होती थी. He attended a digital marketing workshop. He started learning digital marketing आहिस्ता आहिस्ता. वहाँ से he networked, met lots of people inside the space, made different connections, because I think a core part of what we did was a lot of events focused on community across networking. That one person who used to have one seat eventually hired his first person inside Collabs, then grew his team to becoming an 8-person team. We built a small digital marketing firm, and today he sits here with maybe 30 people. So that whole journey in the last 5 years was enabled through us. So वही point freelancer का ना कि freelancer आया, उसने हमारा वो ecosystem use करके अपने आप को upscale किया, और करते कराते 4-5 साल में वहाँ से वहाँ चला गया. मेक सेंस. एंड आई थिंक दैट जो वही वाली बात है ना कि को वर्किंग का जो कोर फ़ायदा है वो आई थिंक प्रिंसिपली आता ही इसके अंदर, एटलीस्ट ऑन द फ्रीलांसर या SME साइड के द एक्सपोजर वैल्यू इज फिनोमिनल. हिस्टोरिकली पर्टिकुलरली जो आपका एंटरप्राइज वो होता है वो बड़ा इनक्लोज्ड से होते हैं. यहाँ पर आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एंटरप्राइज के लोग भी आ रहे हैं. आप उनके बहुत चीज़ें सीख रहे होते हैं, पैसिवली भी सीख रहे होते हैं, आप उनके चलने फिरने के तरीका भी सीख रहे होते हैं, आप उनकी लीडरशिप स्किल्स भी सीख रहे होते हैं. एंड देन ऑब्वियसली कॉन्वर्जेशंस जो आपकी हो रही हैं ऑफ वर्क एज वेल, तो उसमें देयर इज़ अ लॉट दैट यू कैन अब्जॉर्ब. बट उसी के साथ साथ आई थिंक जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इवन दो हिस्टोरिकली द को वर्किंग स्पेसेस हैव बीन सोल्ड एज ए आइडियल प्लेस फॉर फ्रीलांसर्स एंड स्टार्टअप्स के जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो तो है, आई एग्री. बट आई थिंक देयर इज़ अ होल लॉट मोर वैल्यू इन making office management more efficient, right? Because in my opinion there's not a lot of experience. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में historically बहुत ही जेनेरिक सेट टाइप के बिजनेसेस एग्जिस्ट करते रहे हैं, और उन्होंने बस फैसिलिटियाँ बनाई होती थी, और वो मुर्गी खानों की तरह जो है ना वो बस बंदे बैठे हैं और क्यूबिकल्स के अंदर, और कोई वो नहीं है. एंड लॉट ऑफ टाइम्स अगर आप टैलेंट भी हायर कर रहे हैं तो अब जो मॉडर्न टैलेंट है वो उस तरह की जगहों पे जाना भी नहीं चाहता. दे नॉट जस्ट लुकिंग एट योर पे स्केल, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट एनवायरनमेंट कैसा है, जगह कैसी है, स्केल क्या है. 4 बंदे की कंपनी जो है उसने अगर कम्पीट करना है विद अ बिग एंटरप्राइज, तो वो तो एक छोटे से दड़बे में नहीं बुला सकती टैलेंट को. उसको कोई ना कोई ऐसा खूबसूरत जगह चाहिए, कंफर्टेबल जगह चाहिए. व्हाट आई एम क्यूरियस अबाउट इज़ कि एंटरप्राइज साइड के ऊपर हाउ इज़ द फीडबैक, बिकॉज अगेन ये मसला भी है पाकिस्तान में कि हमें ना अपना कंट्रोल बहुत शौक होता है, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना, चाहे हम बिल्कुल फेल हो रहे हैं उस कंट्रोल में, लेकिन हमने कंट्रोल करना है. द आइडिया दैट कंपनीज वुड से कि ओके वी विल मूव 250 पीपल टू अनदर प्लेस मैनेज्ड बाय समवन एल्स, उसके अंदर एक ट्रस्ट का डेफिसिट हमेशा रहता है, राइट? बंदा टूट जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, हर कोई वो आ रहा है. हाउ डिड यू मैनेज दैट? जो ये बड़ी एंटरप्राइजेज आपके पास आई हुई हैं, आर दे वंस दैट हैव स्केल्ड विथ यू, या वर यू एबल टू ब्रेक इन टू एंड गिव दैट ट्रस्ट टू एग्जिस्टिंग कंपनीज एज वेल कि लिसन, आप अपनों की फैसिलिटी मैनेजमेंट शायद एक्सपेंसिव हो रही है, इनएफिशिएंट हो रही है, वट एवर, वाई डोंट यू कम टू अस एंड यू नो विल मैनेज इट फॉर यू. एंड साथ ही इसका आई वुड लव टू नो कि एंटरप्राइज वाइज इफ़ आपने बार बार आपने कहा हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, मैं प्योरली इकोनॉमिक्स में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मैं एक 50 बंदे की कंपनी हूँ, या मैंने पाकिस्तान में 50 बंदा हायर करना है, राइट? मैं अपनी फैसिलिटी भी बना सकता हूँ, मैं एक बंदा हायर करूँगा, या मैं 200-250 बंदा मुझे अगर हायर करना है ना, तो मेरे लिए एक बंदा हायर करके ये मैनेज करना इतना कॉस्टली नहीं है, बिकॉज स्केल बड़ा है. वर्सेस मैं आपके पास आता हूँ, वुड यू कॉस्ट मोर विद हायर वैल्यू प्रॉप, या would you actually be more efficient in the grand scheme of things, and I will actually be saving money coming to you? So, and the first question around enterprise and privacy and all those items, I think देखिए, as we open spaces in today's world, you have LinkedIn, right? So एक इंसान को कहना कि जी मैंने बंदे हायर किए हैं या छुपा के दिए हैं, that's very hard to manage, right? I think उसमें जो main learning थी, not everyone is systems or a NetSol that can give or Telenor that large facilities. So when you give a facility like daycare, I mean
recreational area, a PS5, coffee, I mean all these different things, people will want to come to you anyways. जो आपके एंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं, चाहे वो 50 बंदों की टीम है, चाहे वो 250 बंदों की टीम है, अगर 250 बंदों की टीम है और उनको एक डेडिकेटेड फ्लोर चाहिए, हम वो पूरा फ्लोर डेडिकेट करते हैं उनके लिए, चाहे उनके डेडिकेटेड मीटिंग रूम भी होंगे, उनके डेडिकेटेड रिसेप्शन भी होगा, डेडिकेटेड एंट्रेंस भी होगी, एंड वी हैव डन दैट टुडे, सो दैट इज देयर. But eventually, I think they would always want to be part of a larger sort of campus or an ecosystem because it gives them the ability to sort of connect, figure out कि बाकी market में भी क्या हो रहा है. A lot of times, a lot of tech company, I give you example, जब शुरू में fintech की सारी आपकी boom आई पाकिस्तान में, Brandon from Sadapay was moving to Pakistan, met him in a meeting, started his company and his office from Collabs, from his first hire, to the point when they scaled कि स्टेट बैंक ने कहा जी आपको अपना प्राइवेट ऑफिस चाहिए. पर जैसे सादा पे आया, फिर अभी फाइनेंस आ गया, के ट्रेड आ गया, एक और फिंट आ गई, फिर पेप्रो आ गया, 5 के 5 इकट्ठे आ गए. क्यों? क्योंकि उनको पता था अच्छा जी ये 5 फिनटेक्स यहाँ हैं, कल कुछ इन्वेस्टर आ रहे हैं, जैसे फैसल आफ्ताब आ रहे हैं, वो भी कोलैब्स ही आएंगे. आई मीन यहाँ पर फिनटेक चैलेंज हो रहा है, वो भी यहाँ पर नदीम हुसैन आ रहे हैं. सो दैट हेल्प क्रिएट दैट इको सिस्टम. सो आई थिंक for the enterprise, it was also there. Plus, we give them an option also. Like, for example, today, a large enterprise in Shari Faisal, they have separate entrances, separate lifts as well. But they are still open to use the collabs, coffee shops, the receptions, and the common areas, and the co-working. So I think the idea is about how you manage that as well. And a lot of times, I think a lot of the tech companies actually enjoy being in the same place because over table tennis, over the coffee shop, they can connect, they can share ideas. और आप लोगों को पता है आजकल with traffic and everything else, people really value their time. So that is why it's very important for them to be around a community. And मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ. मैं क्या यूनिवर्सिटी में आपके दोस्त बनते हैं, स्कूल में आपके दोस्त बनते हैं, उसके बाद आप अगर दफ्तर जाते हो आप उसी दफ्तर में बैठे रहते हो. एक co-working या एक large service workspace में you get the opportunity to meet new people, to network, and to get out of your safe space as well. Makes sense. What about the second one in terms of the pure accounting? So in terms of pure accounting, it will always be cheaper for you to come to a service workspace. Why? Because आपका upfront capex cost कोई है ही नहीं. You are, if you want to scale from 20 to 40 to 60, you can do that without giving up your lease. And if you look at it over a 12-month horizon, it will always be cheaper because हमें economies of scale है ना, हम अपनी internet buying इकट्ठी कर रहे हैं, coffee इकट्ठी कर रहे हैं, plus they're sharing meeting rooms, sharing conference rooms. So वो जो wastage space है ना, when you look at, I give you an example, I mean, my family, I mean, my brother, they have buildings, I mean, in Gulberg. Just renting a building out to a client, अगर फर्ज करें 2000 स्क्वायर फुट की फ्लोर है, वो इंसान को पहले उस फ्लोर पे अपना कैपिटल खर्चना पड़ेगा. कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 70-80 लाख टू करोड़. AC खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, उसके बाद महीने का बिजली देना है, इंटरनेट देना है, कॉफ़ी, टी, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, फिर उन्हें अपना रिसेप्शन अलग रखना है, सफाई वाला अलग रखना है. फ्रॉम दैट पॉइंट इट विल ऑलवेज बी चीपर फॉर यू टू come to a workspace as opposed to that. Makes sense. A lot of people would argue, again, जो boom आया ना वो आया because pump चल रहा था WeWork का. And पाकिस्तान में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट अलमिया ये है कि हम चीज़ों को एट द हार्ट एंड कोर देखते भी नहीं हैं. हम भेड़ चाल वाली कौम है. कोई एक बंदा अगर कुछ गलती से कर लेना कुछ सक्सेसफुल, तो अब 50 बंदा आके उसको कॉपी करके उसका भी काम मारता है, अपना भी काम मारता है. एंड सो ऑब्वियसली वो मुझे याद है 2000, आई बीन कवरिंग स्टार्टअप सिंस बिन ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ. और इनिशियली जो आपका NIC वाला फेज़ था, प्लान 9 NIC वाला, तो उसमें आपको स्टार्टअप्स जब मिलती थी ना, तो वो पिच के अंदर पहली लाइन हमेशा ये होती थी, वी आर दी ऊबर और दी एयरलिफ्ट और दी दिस ऑफ दिस, राइट. तो एक बड़ी स्टैंडर्ड वो होता था कि आपको पिच करने के लिए भी आपको एक सहारा लेना है किसी बाहर की बड़ी कंपनी में टू मेक यू लुक लाइक यू आर वर्थ इट. एंड दैट्स नॉट जस्ट द स्टार्टअप्स फॉल्ट. इन्वेस्टर्स भी यही सुनते थे. उनको होता था कि यार अगर ग्रोसरी स्टार्टअप चल रही है बाहर तो पाकिस्तान में ग्रोसरी में इन्वेस्ट कर लो, अगर ये सीन है. मसला उसका ये होता है कि जब वो फ्लिप करती है तो फिर फ्लिप भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है. एक ज़माने में WeWork था, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी, रॉकस्टार फाउंडर था, तो WeWork के हिसाब से कोवर्किंग इज़ द बेस्ट थिंग.
फिर वो फ्लिप हुआ वीवर्क, और फिर हुआ co-working is the worst thing, and now we'll just wait for when all of this collapses. I want you to contextualize it, and I'm sure you've had your fair share of questions around this as well. First of all, what went wrong with WeWork in your opinion? A lot of people have seen the documentary or the series or whatnot, but what's your opinion on what went wrong? And secondly, how would you contextualize the model and the framework with which WeWork was operating, and what you as an operator now have learned? I'm sure pre-WeWork आपकी पिच भी फ़र्क होती होगी, आपका एक्साइटमेंट भी फ़र्क होती होगी. ओवर टाइम बंदा सीखता है, लर्न करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है अपने मॉडल को. What's the new optimized model for you now? So, me being an investor and looking at WeWork, obviously the glamour and that excitement initially came. Okay, $60 billion valuation, $14 million raised by Ushisa and SoftBank. I think fundamentally, and I can tell you something, we today are one of the only companies, I would say, in this region, Pakistan for sure, but also over there, that has raised venture capital post the WeWork crash. And when I go raise, मुझे मेरे investors कहते हैं कि it is 10 times harder for you to raise because of the WeWork story, right? It's just trying to explain to them what happened and what's. But I think conceptually, just to give you feedback, that WeWork had fundamental issues with regards to, obviously, amount of cash they had raised with the amount that they were burning, right? When we launched in 2019, we broke even after the first 6 months. In the last, I would say, 6 years, our aggregate burn operationally from the $5 million we raised was less than $1 million. So just to put WeWork into sort of concept, if you look at the WeWork story, fundamentally flexible workspaces, when they are actually operating at a profit margin, which can be anywhere from sort of 25% to sort of a 30%, 35%, you will eventually generate free cash flow, right? I think the WeWork story, multiple things. I mean, founder, extremely, in terms of growth, focused just on growth, not focused on bottom line. Secondly, lots of other issues with regards to compliance, governance, buildings owned by them, lots of excess spending as well, as you guys see. I mean, the weak cash flow. But just to take WeWork into context, if you look at workspaces globally today, यूरोप में आई थिंक पिछले 10 साल में आज 15 से 20% जो रियल स्टेट आपकी क्लास से आती है, दैट इज़ कमिंग इनटू फ्लेक्स रियल स्टेट, राइट? इंडिया में वो नंबर आज 5 से 10% पे चला गया. WeWork India alone, which is WeWork India, so WeWork India exited WeWork Global, उन्होंने अपने आप को निकाल के, they took over 95%. WeWork India does close to almost $800 to $900 million of revenue and close to almost $250 million of EBITDA. अब ये क्या कहानी है कि जी WeWork India is profitable but WeWork Global was not. So the idea is like, if you take out the issue of the capital that was burned and then उस capital burn करने के बाद वो जो सारा debt burden बना और फिर उस debt की वजह से सारी वो जो cycle ख़राब हुई, conceptually WeWork did change the game. आप WeWork दुबई जाके बैठें, you will go meet 100 different entrepreneurs. WeWork Dubai and Abu Dhabi today both have an 18-month wait list. 18 months, even though competitors exist. At the same time, when you look at flexible workspaces across, I would say the region, fundamentally, they do make money. Obviously, they should not be valued at 20 times or 30 times revenue. But fundamentally, these companies do very, very well. And the more add-ons that you add to them, the more revenue per seat you can earn, right? Today, if you look at, coffee shops like Blank Street Coffee or, other sort of traditional spaces, it's the same concept, ना? एक real estate आप ले रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ.
अगर एक बंदा एक 10,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग में एक KFC बना दे या एक चुगताई लैब्स बना दे, तो वही जो आपको रेंट उस बिल्डिंग से फ़र्ज़ करें 5 लाख आना है, वो KFC उस बिल्डिंग से 5 नहीं बल्कि 50 लाख कमा सकते हैं। सेम थिंग उसी बिल्डिंग में अगर चुगताई लैब्स एक डायग्नोस्टिक सेंटर बना दे, तो उसी छोटी सेंटर से जहाँ 5 लाख आना है उस सेंटर का 25-30 आ सकते हैं। सो द सेम कॉन्सेप्ट टुडे दैट इफ़ यू पुट a co-working slash flexible workspace in that building, अगर उस बिल्डिंग से 10 लाख निकलना है, उस बिल्डिंग से एक्चुअली 50 या 60 लाख निकल सकता है। सो यू फंडामेंटली विल मेक 4 to 5 times revenue from that space by just fitting it out and actually managing the space. So fundamentally it does make sense, right? मुझे बताएं कि मेरे पास 3-4 सवाल हैं, बट आपने चूंकि ये चीज़ मेंशन की है, आई एम क्यूरियस कि obviously you guys don't own any of the buildings that you, or the spaces that you guys Yes. carry, right? So is there a franchise / partnership model where potential space owners can come in and say, listen, we want to set up a collabs in Islamabad, in Faisalabad, in Gujranwala, and so let's create a partnership for this particular location, and we invest the space and or any capital that's required to set up the space, and then you guys operate it. Have you done any partnerships like that, and are you eventually looking towards going towards that? So I mean, all of our competitors today operate in that model. Right. I mean, they do multiple partnerships. We initially wanted to retain the control, and just to give you context, I think competition है हमारी, they started in 2014. We launched 5 years after, 2019. Because of that, we were scaling very fast. हमने अपनी पिछले साल पहली partnership की, which is very large, which is with the Pakistan Air Force. So जो old Lahore airport है, वो हमने NASTAP Lahore इन्होंने जो develop किया, it is 65,000 square feet, over 1,000 seats inside the old Lahore airport, in between the technology park. And in that partnership today, all the capex has been invested by our partners with regards to ACs, bathrooms, flooring, and we operate on a revenue share model. हमारी जो पाकिस्तान की growth अभी भी है that we are looking to do is primarily through that model, and eventually I think that is the model where you stop investing the capex and you have sort of landlords invest the capex, because for a landlord as well, they are more comfortable investing in their own building. So that is something that is there, and we are obviously actively doing that today, and that is our plan today to scale in Karachi, Islamabad, is through that model, because we get a long list of people from Islamabad, Karachi, Sialkot, Faisalabad कि हमारी building है जी, आके जी कोलास बना रहे हैं. But initially a lot of people wanted a franchise where they can retain the operations, but as long as you maintain operations, you can maintain the same level of service, and you can sort of operate that ahead on a revenue share. So you guys will maintain the operations at any given time. Yes, of And- course. and- So and- today we do that, Location partnership. and we will operate with them on sort of a revenue share model, where the landlord is able to make more money than rent. Makes sense. At this point in time, what's your expansion plan, both for Pakistan, and I do understand that you guys are now going towards the region as well. So I think for Pakistan, obviously we expanded in the last 3 years. Obviously by COVID आया, 3 साल में expansion की हमने majority. Pakistan का expansion plan is we want to go into Islamabad, we want to expand into Karachi. Lahore today we're already very large. We potentially will look to expand in some of the outer areas of Lahore and then go into tier 2 cities. But if you look at PC today and then you look at Hotel One primarily expanded through the partnership model. So the idea to expand across Pakistan is through this partnership model, and is actively working through this joint venture model, because obviously Pakistan में भी जो challenge है, और मैं openly बात करता हूँ कि for every dollar invested or every rupee invested, वो return profile जिस basis पे आज आपकी एक seat बिकती है, it is not there. अगर मैं 2019 में seat बेच रहा था, I would say what 25 to 30,000 की, आज भी मेरी competition उस पे सीट बेचती है. So when I am expanding, it becomes very difficult to make a return. 5 साल में बिजली का रेट कहाँ से कहाँ गया,
आई मीन आपकी मिनिमम वेज 5 साल पहले 17,000 थी, अभी 44,000 होने वाली है. सो व्हेन यू लुक एट योर sort of return profile, it is not the same. So Pakistan will expand through partnerships, and we are actively exploring that as well. We will invest a bit of our money into Pakistan, but I think the core of what we want to do right now is go big in the region. And I mean, we are going into Saudi Arabia, opening our first location in Riyadh, inshallah, by end of the year. So for us, that's a very exciting market. And I think the idea today is that Pakistan is exciting, but I would say in the last 12 to 18 months, there have been many challenges. And because of that, Pakistan will grow, but maybe not the same pace like we were growing previously. In the last, I would say, 5 years, our revenue has increased 100% almost year on year. Inshallah, grow karenge aur, but primarily through this model of partnerships, JVs, and all of that. What's the percentage EBITDA on this business, in a business like this? So anywhere from a low case of 25% to a maximum of 50%. Our sites in Karachi operate at almost, I would say, 1.5 to 2 times revenue of Lahore. So obviously the margins there are higher, even though the rent there is higher as well, but higher margin. But a business like this, I mean, a center that is doing medium or average can do about 25-30%. A very good center जहाँ आपको बहुत अच्छी डील मिली हुई है रेंट पे, और जहाँ आपका बेस, I mean, रेंट कम है, you can even do 45 to 50%. Right. And in terms of आपने थोड़ी देर पहले बोला, आपने कहा कि हमारे कुछ challenges रहे हैं पाकिस्तान में. What were some of those challenges? And overall, अभी जाहिर है कि economic downturn is तो एक तरफ है. इस business में what's the biggest challenge? Is it capital, access to capital? Is it location और real estate कि इतनी exist नहीं करती, या demand नहीं है? You know, if let's say demand आती है, so do you think you can scale easily, or do you think there are still bottlenecks that need to be figured out? I think देखें, one thing that we are very confident about, access to capital, हमने पैसे raise किए. Also, we were one of the only companies to take debt also. We took a look at debt, expensive, but we used it to grow. Main challenge है ना, मैं आपको खुल के अगर बात करूँ, it is a spending problem from the consumer. The Pakistani consumer, if 4 to 5 years ago, was paying a certain price per seat, which I would say between 25 to 35,000, today is also not able to afford more than that, right? I think it's the same challenge today that if you look at a Careem or look at other companies that exited, it's a spending power issue. It's not a user issue. मैं अगर पाकिस्तान में 5,000 सीटें और डाल के यूज़र बढ़ा दूँ, बट अगर मेरा रेवेन्यू पर सीट वही है जो 3 साल पहले था, तो फिर मेरा जो कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है उस पर रिटर्न तो नहीं आ रही है ना. सो इट्स इट मीन्स स्पेंडिंग इशू, बिकॉज इट्स ऑल अफोर्डेबिलिटी इशू ना. आप एक 10 बंदे का ऑफिस अगर बेचते हो 3 लाख रुपए का, एवेंचुअली अगर उसकी प्राइस 3 ही है पर आपकी बिजली की प्राइस ऊपर जा रही है, आपकी मिनिमम वेज बढ़ रही है, तो ये एक कोर इनहेरेंट पाकिस्तान इशू है. एंड दैट इज़ फॉर अस वाई इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग कैपिटल टुडे फ्रॉम आवर ओन पॉकेट्स, we want to go more towards revenue share, because that is a challenge, and I think that is a general challenge today in the market that you see. अगर इसकी, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, और मेरा पिछले 2 साल का ना ओवरऑल स्टार्टअप्स का ये ओपिनियन रहा है, जिसकी वजह से मैंने 3-4 दफ़ा मेंशन भी कर चुका हूँ इस पॉडकास्ट के अंदर भी कि कोवर्किंग को बेचा ही गलत गया है, और कोवर्किंग का ज़रूरत से ओवरसाइज्ड फोकस इन माय ओपिनियन रहा है ऑन स्टार्टअप्स एंड ऑन लोकल इंडस्ट्री. सो स्टार्टअप्स का मेरा मसला जनरली ये रहा है कि पाकिस्तान में हम स्टार्टअप्स को बहुत बेचते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बेचना भी चाहिए, मेरी पूरी सीरीज स्टार्टअप्स के ऊपर हो रही है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटेक्चुअलाइज दैट एज वेल फॉर अ कंट्री दैट इज़ डेवलपिंग, दैट इज़, आई वुड आर्ग्यू, एटलीस्ट 20-25 years behind India in terms of their economic growth story. Definitely many years behind similarly Indonesia. जब पिच आती है कि इंडोनेशिया में ये हुआ और इंडिया में ये हुआ तो हम भी करेंगे, तो timeline को contextualize करें. And I'm not saying startups won't work, it's just that when you begin to plot graphs, more often than not graphs follow the same pattern. They don't, मतलब बहुत ही कम होता है कि आप कोई magically leapfrog करके निकल जाते हैं. And so वो जो ओवर हाइप है ना, जो बबल क्रिएट होता है, फिर वो बबल बर्स्ट भी होता है बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन. इट्स नॉट दैट दीज आर बैड थिंग्स, इट्स जस्ट दैट टाइमलाइन एक्सपेक्टेशंस आर मोर ऑफन देन नॉट आउट.
और उसके जो बैक पे अगर आप जाके देखते हैं तो मसला आखिर में यही है कि इट्स अ लोकल कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी के अराउंड आप जो भी बिल्ड करेंगे उसने बूम एंड बस्ट ऑफ द लोकल कंजम्पशन इकोनॉमी को फॉलो करना है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का प्रॉब्लम है. वैल्यू चेन कहाँ पर आती है इन माई ओपिनियन इज़ एक्सपोर्ट लेड, राइट. सो मेरे लिए इट वुड बी क्यूरियस कि हाउ मच, फॉर एग्ज़ाम्पल सियालकोट और फैसलाबाद में कोवर्किंग्स क्यों नहीं बनी, वहाँ पर जहाँ पर आपके पास डॉलराइज्ड बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं दैट डू नॉट नेसेसरीली फॉलो द लोकल, मतलब जहाँ पे भी डाउन टर्न आता है वहाँ पर एक्चुअली उनके पास थोड़ी सी स्पेस बढ़ती है. एवरी टाइम द डॉलर क्रैशेस दे गेट लॉट ऑफ स्पेस. चलें मैं टेक्सटाइल को भी छोड़ दूँ, उनके पास ऑफिसेज के वर्कर्स कम होते हैं, उनके पास फैक्ट्री वर्कर्स ज़्यादा होते हैं. आईटी सेक्टर जिसका हेड काउंट है, हमें पता है कि उसका हेड काउंट है, उसको टारगेट ही नहीं किया गया, उसको वो किया ही नहीं गया. एंड सो दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड क्वेश्चन एज वेल कि जो आपने ये बोला ना कि हमारा मसला, एंड आई अंडरस्टैंड दैट कि यार एक बंदा है, मैं अगर एक ऑफिस बना रहा हूँ, वाइल इट इज़ चीपर फॉर मी टू गेट इनटू अ सब्सक्रिप्शन मॉडल विद यू टुडे, बट वंस आई इन्वेस्ट दैट कैपेक्स आई एम एक्चुअली सिक्योर्ड फ्रॉम द द बूम एंड द बस्ट्स, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी एक कॉस्ट थी और वही कॉस्ट है और उसमें रेंट एग्रीमेंट्स हैं और ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो रहा. लेकिन अगर मैं आपके पास आता हूँ तो इवेंचुअली आप उसको बम्प अप भी कर सकते हैं, चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर डॉलराइज्ड कस्टमर है जो कि कह रहा है कि यार मैं बजाय इसके कि मैं 15 या 30,000 रुपये, जस्ट लुकिंग एट योर वेबसाइट तो 35,000 की गालिबन आपको एक हार्ड डिस्क मिल जाता है, उसके बजाय अगर मैं $200 कमिट कर दूं तो अब वो डॉलर 500 पे जाता है, 1000 पे जाता है, वो रेवेन्यू मेंटेन होगा और वो लोकल इन्फ्लेशन को कवर करेगा इफेक्टिवली, राइट. एंड सो दैट्स एक्चुअली अ बिजनेस मॉडल इन माई ओपिनियन जो कि चल सकता है. पाकिस्तान में स्टार्टअप्स बाद में आएंगी, पहले आपकी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी. दैट्स अ बिजनेस मॉडल दैट एक्चुअली लॉन्ग टर्म वर्क्स एज वेल. I'm curious, how much of the IT sector have you been able to tap into? How much, and have you explored models where headcount के अंदर आप लोग dollarized seats बेच सकें rather than, क्योंकि that economics wise that makes a lot more sense कि यार मेरे पास मैं $1,000 का मैंने headcount है, वो आउटसोर्स को मैंने बहुत डेप्थ में कवर किया हुआ है, बड़ा बेसिक सा मॉडल होता है. $3,000 का रिसोर्स बिकता है, $1,000 जो है वो मार्जिन है, $1,000 फैसिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, $1,000 जो है वो उसकी तनख्वाह है. अगर ये मॉडल चल रहा है आप उसमें स्केल कर लेंगे. अब उस मॉडल के अंदर वो जो $1,000 का नंबर है, दैट टू मी वर्सेस $150 जो आप इस वक्त डेस्क के दे रहे हैं, ज़ाहिर है उस $1,000 में चलें लैपटॉप की भी फीस है वगैरह वगैरह, बट स्टिल क्वाइट अ लॉट. I think you can actually bring that down for a lot of people and help them pay as you grow वाले मॉडल के अंदर. Why was that? And that I personally I think there's a lot of scale in that. And उसमें भी वही है कि फ्रीलांसर को टैप इन करने से ज़्यादा आसान होगा कि यार एजेंसीज 50 बंदे 100 बंदे की जो कि जिसको आप हेल्प कर रहे हैं कि यार will help you support you to grow. You just focus on getting the business. How much of that have you been able to tap into, and where do you see that growing in Pakistan? So I think when we saw a big influx in dollars in terms of dollar का rate ऊपर जाते हुए, we already moved towards that model. आज I would say 30% of my revenue is dollarized. A lot of clients prefer a dollar contract with a 5%, increment, let's say year on year, as opposed to a rupee contract which is 10%. And I think dollar contract ke piche, one thing that we really saw was that a lot of the clients do not want to deal with this headache. जैसे आपने explain किया जी इसकी cost क्या है, उसकी क्या है, उसके दिमाग में वही है ना कि मैंने एम्प्लॉय को पे करना $1,000, उसके बाद मैं सीट का पे करना है $150 या $200. उस 200 में मुझे पता है कि मेरा एम्प्लॉय भी खुश है, seat bhi khush hai. So I think that's something that we've actively done, and that's why if you look at sort of our client base today, I would say 50-60% of our clients today are international companies, all US, Norway, Europe, Middle East, and unme se 30 se 35% are on dollar contracts. And based on that today, because obviously hamari difference ye hai, hamari hold ko set up hai Singapore mein. Singapore wants Pakistan, Singapore wants Saudi. There's lots of arbitrage pricing there as well, but they don't want to
आई मीन फिर वो पाकिस्तान में उनको कंपनी खोलनी पड़ती है, फिर उनको उसकी टैक्स कंप्लाइंस करनी पड़ती है, फिर उनको बाकी 100 चीज़ें। तो आई मीन हम बड़े आराम से थ्रू ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट उनके एम्प्लॉयज़ को भी पे कर सकते हैं, अगर PSAP रजिस्टर्ड है उनके दफ्तर की भी पेमेंट दे सकते हैं, एंड कंप्लाइंस भी पूरी होती है। सो उससे हमें टैक्स भी बचता है। सो आई थिंक दीज आर 2-3 थिंग्स टुडे दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग, एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन आवर सक्सेस। एंड आपका पॉइंट, मैं दूसरा जो पॉइंट राउंड से आपको फैसलाबाद आप पहले कर रहे थे, आई थिंक चैलेंज उधर ये आता है कि उन मार्केट्स में मार्जिन बहुत छोटी है, एंड जब आप कैपेक्स इन्वेस्ट करते हो, अब मैंने जो डेस्क और कुर्सी लगानी है यहाँ पर और AC लगाना है जैसे ग्री का या TV लगाना है सैमसंग का, वो जब वहीं लगाऊंगा, जब मेरा क्लाइंट मुझे एंड में पे उसे हाफ कर रहा है, तो मेरी जो रिटर्न प्रोफाइल है बहुत ही कम हो जाती है। आई मीन वी हैव थॉट ऑफ दिस एंड maybe we will do it next year, but maybe we come up with what we call a collabs, I mean express, where we have a more subsidized office where it's not as nice. I mean today we are called a premium office. हमारे सारे ऑफिस में हर जगह आर्ट लगी होती है, बहुत नाइस हैं। आई मीन वी आर वेरी मच इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी यूज बेस्ट इन लाइन इन टर्म्स ऑफ materials and fit out. So I think in a sense we can look at an express model, which I think some of our competitors have looked at, but traditionally we have not. हाँ, मतलब वही है ना कि आप लोग ऑल्टो की मार्केट में मर्सिडीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्रोथ तो फिर वहाँ पे हिट करेगी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ना इस टाइम के ऊपर जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, सर्विसेज की, देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग, हाउ डू आई से इट, बहुत रैंडम है आपकी इकोनॉमिक्स। सो आइदर यू हैव दी सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज दैट आर PSAP रजिस्टर्ड एंड दे हैव लाइक 100% हेड काउंट, और वो जो कंपनीज़ हैं उनकी ज़ाहिर है कॉस्ट ओवररन्स बड़ी फ़र्क है, उन्होंने फैसिलिटीज़ भी मैनेज करनी है, ये भी सारा का सारा करना है। उनके जो टॉप लाइन है उसके ऊपर लेट्स से वो PSAP रजिस्टर्ड है, तो आई थिंक 1% टैक्स पड़ता है उनको इनकम का, एंड देर गुड टू गो। बट देन व्हेन दे पे देयर लोकल एम्प्लॉई इन अ लोकल तो वो उनके ऊपर इनकम टैक्स पड़ता है आके ऐसे, और वो ठीक ठाक पड़ता है इनकम टैक्स। नाउ दीज गाइज आर कम्पीटिंग विद फ्रीलांसर्स, डायरेक्ट हायर्स, जिनको जो कि एज फ्रीलांसर्स PSAP से रजिस्टर होते हैं, और वो अपना सारा का सारा पैसा पेयोनियर के वॉलेट में अपनी होल्डको के अंदर होल्ड करते हैं, और वो महीने का जो है ना वो बस पैसा लेकर आते हैं, जो कि वो भी इस वजह से करते हैं, नॉट एज अ टैक्स प्रॉब्लम, दे वांट दैट डॉलराइज्ड। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में एक आपका इन्फ्लेशन भी है, वो सारा कुछ है, तो वो डॉलराइज्ड वहाँ पे होल्ड करते हैं, और फिर वो अपनी कॉस्ट लेकर आते हैं और उस पर 1% टैक्स देते हैं, दे आर लीगली गुड टू गो, राइट। एंड सो उसके अंदर देर इज़ डेफिनेटली ए मॉडल, वन कैन आर्ग्यू अ मॉडल टू बी क्रिएटेड वेयर यू कैन अफेक्ट। सो बाहर से बंदा आ रहा है, अब उसने लोकल ऑफिस खोलना है, 500 बंदे हायर करने, या उसने होल्ड को खोल के 500 फ्रीलांसर्स हायर करने, ठीक है, ये दोनों में। So we're doing that today. Okay, how does that sort of work? Is that So today, do you have a holdco internationally? yes. So Collabs is set up in Singapore. Right. Our holding company is Singapore based. So today, if you are a, let's say, US European company, आप हमारे साथ, I give you example, Deal आजकल सुना होगा, Deal और Rippling, जो दो companies बड़ी US हैं. So similarly today, what we do is we do a tri-party contract. I mean, with sort of our holdco, and through that, we manage their office, their employees, their monthly payroll, even down to health insurance. And because of that, I think that for us is a big sticky point for a lot of clients to come to us, because they don't have to deal with that local tax compliance, because end में उनको 5 बंदे चाहिए, 10 चाहिए, we manage everything for them. Right. और जो उनकी महीने की पेरोल है वो भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। और जो आपने फिगर आउट करना है कि यार इनको PSAP रजिस्ट्रेशंस क्या हैं, इनका जो प्रॉपर लीगल जो भी पेपर वर्क है वो सारा का सारा आप मैनेज कर रहे होते हैं। जी, इंटरेस्टिंग, because there's definitely a big margin call there now that's beginning to happen, and yeah, so I mean, I think that today is something that we are already doing, and because obviously the contract is, those employees are registered as, I mean, I think I forget not freelancer, but unka there's another category for them. Yeah, I'm not freelancer, another category, but they're employed by they're employed by the holdco. Then they're not employed by any local entity. Yes, exactly. That makes sense. Saudi के अंदर आप जा रहे हैं, there's obviously a lot of competition. There's very different. Pakistani market is, it was free for whoever to take
the crown. Saudi, UAE, Middle East generally, वहाँ पर तो वीवर्क्स भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर इंडिया का मसल भी बैठा हुआ है, अगर उसने नहीं भी बैठा हुआ तो उसने एक्सपैंड करना है वो भी आ सकता है. What exactly are you creating there? What sort of partnerships are you looking at? And what is the opportunity in your opinion in that market? So surprisingly, Saudi is a very nascent market, right? I mean, in terms of Saudi today, if you look at Saudi 5 years ago, 10 years ago, and when you see Saudi today, It's a different ball game. Yeah. it's a thing. But there are very few local strong players who operate in terms of what we do. You have your international players like Surfcorp, Regas, who are there, but आपका जो एक local, hyper-local brand है, that has that sort of, I think today a core part of why startups and people love collabs is that entrepreneurship, the art, the music, that sort of startup sort of obsession we built, right? So if you look at Saudi today, and we started looking at Saudi almost 6-7 months ago, there are very few local players. I would say only one or two players that would be more than 5 locations. Most players there internationally are charging. So just to give you context, if in Pakistan we charge on average, let's say $100 a seat, a Saudi international player is charging anywhere from $1,500 plus a month. Right. It's 15x. A local player is charging anywhere from $800 to $1,000 a month per seat. Right. That's still 3 to 4x of India. Back to your India point, India, just like China, is extremely big. The Indian players in China worth $1 billion. वो इंडिया अगले 5 साल ग्रो करते रहेंगे, उनको कोई शौक नहीं बाहर जाने का मिडिल ईस्ट में. तो उस वजह से they are still competing in that market. That's why it's so large. That's why when you look at China, those people don't leave those markets because they're so big themselves. Right. That's why for us, I think a key part today is that in the next 12 to 18 months, if we are able to open anywhere from 4 to 5 locations in Saudi, that's double-digit $1 million revenue. When you say, आपने example दी कि $800 से $1,500 की per seat, right? So I do understand कि there's definitely a huge, हो सकता है कि वहाँ पे efficiency हो, and I'd be curious to know more about that, but there's definitely a major real estate difference, right? Cost of real estate is just phenomenally different both in Dubai or Riyadh. Agreed. There is a difference in the cost of human capital, जो कि वहाँ पे ज़ाहिर है आप एक ऑफिस बॉय भी रखते हैं तो पाकिस्तानी ऑफिस बॉय और उधर के ऑफिस बॉय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. So I'm curious कि let's take that $800 number. Do you think there is still opportunity and margins to undercut that? So for me today, I tell you the biggest, opportunity for us today, right? Also a lot of my team has moved to Saudi in the last 2-3 years, and 1 or 2 of them work in the large space operators there today that are our competitors. If in Saudi today an average price per seat that is $1,000, okay, you can still comfortably make, I would say, 30% margin. And the biggest advantage that we as collabs would have, our team today is about 350, but if I look at the core team, which is what we call the HQ team, about 150. Our team today has capability to do engineering, design, marketing, programming, entrepreneurship, art, music, finance, HR. That same team is the one that will be bidding out Saudi Right. remotely, going there, setting it up. Once the space is set up, you don't need more than 5 or 6 people to run a space, right? एक बार आपने 500 सीट्स की वहाँ लोकेशन खोली है, फर्स्ट करें tomorrow, right? उन 500 सीटों को बेचना across enterprise, across startups, SME is not as hard. And in terms of capex, my capex might be 4 to 5 times of Pakistan, but if my revenue is 10 times, my margin is 30%, right? Plus, the Saudi consumer is extremely rich. Saudi mein today, Class A real estate has 95% occupancy. I was looking for a place in the last 3-4 months to stay. A nice compound, a nice apartment building to look in has 6 month wait list. A nice office building has 7-8 month wait list. So, plus, in my opinion, the product that we have today, if we are able to replicate the same product
in the market in Riyadh, create that fan following and that buzz, which we are. I mean, we're going in with a very exciting local partner, very large Saudi family, along with existing investors. But the idea is that creating that buzz and that brand, because the Saudi consumer is very, very local. The Saudi consumer wants local brand, local coffee, local Arabic, and I think at the same time, the Saudi consumer does not always pick the cheapest option. सऊदी में आप कहते हैं कि जी ये चीज़ सस्ती है, सस्ती चीज़ हर वक्त रिजेक्ट होगी. It will always be the medium or the high, because the Saudi, like the UAE, today has the best, I mean, investors, architects, engineers, and people working there. And because global companies are coming in, I think the whole concept that we're trying to push in Saudi, just to sort of put forward, is if you look at the Vision 2030, the Vision 2030 is built around a few main concepts, which include obviously investing, entrepreneurship, art, music, community building, and growth. A core ethos of what we do today is not just the space. Space to hey, Collab's key success in the last 4 or 5 years has not been space. It's been the fact that we've been able to create communities, we're able to help and be a key driver for the ecosystem, to help support what is going on in Pakistan, to help startups be connected to investors and all of that. So experience design के ऊपर आपका core focus है essentially. I think experience design के ऊपर भी ना, it's also about, I mean, helping people, I mean, connect, helping people go one step further. Right. I mean, पहले कुछ सालों में हमने इतने startups को, इतने investors को connect कराया, they ended up raising capital through our network. So the idea is, I mean, a lot more around sort of community, how we can take that ahead. Right. मुझे ये बताएं कि obviously the cost of capex is a lot as well, and so how do you intend to fund this Saudi growth? I mean, as a startup, as a venture-backed startup, you're always raising capital. So, I mean, we have pretty much raised for our Saudi round out today, and we are currently in that process as well. So, I mean, when do you hope to announce that? The idea. Is there a timeline for potential? I think in next few months announce कर देंगे. हम हो सकता है location पहले announce कर दें, पर location के साथ capital भी announce कर दें. Right. But we have, I mean, secured our first location. We've already started designing our first building as well. We also hired our first 2 employees. So in terms of, I mean, Saudi, it is pretty much happening. It's not just a dream. Interesting. You mentioned building, so I'm assuming there's a building coming, not a floor coming. Collabs is always a building, by the way. That's just one thing to tell you. If you go to any Collabs today, we are built across having the whole building. We have never gone into a floor. It has always been the concept कि आप Collabs की जैसे McDonald's होता है, वैसा एक Collabs में जाकर Collabs की जा रही है, तो वही concept. Nice. Funding के उस पे I don't think we've sort of covered that within the podcast. You अभी तक आपकी 2 major rounds हुए. तो 2022 में हमने अपना पहला राउंड किया. जब हमने राउंड रेज भी किया, वही वी वर्क की कहानी, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से आना है. एंड आई थिंक द वन थिंग दैट वी रियली डिड वेल वाज कोलैब्स. आई मीन सॉरी, पाकिस्तान में उस ज़माने में आपके जो मेन इन्वेस्टर्स हैं, विच आर इंडस वैली कैपिटल, फातिमा गोभी, जैन एंड शरूक, दे वुड ऑलवेज इन्वेस्ट सेपरेटली. इन्वेस्टर्स, किसी ने इसमें पैसे डाल दिए, किसी ने इसमें डाल दिए. व्हेन आई वाज रेजिंग, आई थिंक द बिगेस्ट achievement was that I said, Collabs is built for Pakistan. It is built to grow this ecosystem. And that is why you all have to come in together. And it's quite hard to convince different investors, different egos to come in at the same time. So we were actually the only company that raised from Indus Valley, Fatma Gobi, Zain, and Shuruk, which are the fourth largest investors in Pakistan. So only 4 ones who invested. And in terms of that, हमने 22 में रेस किया 3 मिलियन. 22 के बाद हमारे existing investors, Shuruk, were very keen on what we were doing, and they really wanted to bring us into the region. So then Shuruk put capital in with a large Saudi investor as well. Additional 2 million उन्होंने डाले, and total 5 million announce कर चुके हैं. Obviously पैसा तो raise करते रहते हैं, but the idea was that we did raise that. And I think the good thing about having strong investors are they're there to support you as well. They are consistently there. The portfolios are there. And also as a founder, आपके सर पे गोली भी होती है ना. I mean, आप एक कंपनी में आपने एक बड़ा रेस्टोरेंट बना रही है, बैठ के हो जी, इनकम आ रही है, डिविडेंड खा रहे हो, कोई मसला नहीं. As an investor,
the focus is not on net profit. Focus is not on dividends. It's how do you 10x or 20x this growth. And back to the point around Saudi, fundamentally Pakistan, I can grow my seats. But if I want to 5x my revenue in the next 2 years and 10x it in the next 3 to 4 years, Saudi is my gateway to 10x that. And so just to confirm, Saudi is not a separate entity. It is the same Singapore-based entity that's now growing. Gigi, Singapore owns Pakistan, owns Saudi, same collabs, same CEO, same investors. I mean, we will bring in additional investors as well. Yeah, we'll be announcing, but otherwise, same company. Right. Thoda sa, I want now to go away from collabs and ask your thinking hat with all of your experiences, including the investment banker experience and the numbers guy as well. पाकिस्तान को अगर मैं आपसे पूछूं, ज़ाहिर है आप हर बिजनेसमैन करता है, आप भी करते होंगे. एक बंदा अपनी प्रोजेक्शन बनाता है ना, रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ की वो बनाता है. आजकल के ज़माने में वैसे भी प्रोफाइलिंग करना पाकिस्तान का समझ नहीं आती कि कब किसका मूड कैसे चेंज हो और क्या उसके बाद हालात हो जाएं. लेकिन अगर इफ़ यू फॉलोइंग द नंबर्स तो इट्स कंपैरेटिवली ईजियर टू सी के यार साइकिल अब किस तरफ जा रहा है. नॉट entirely based on, I feel like political upheaval is a lagging indicator in Pakistan. पहले numbers already बता चुके होते हैं कि यार अब ये हालात जो है ना थोड़े up and down जाएंगे. But now we're in a weird world where we're hearing a lot of chatter. एक तरफ AI वाले AI supremacists हैं, वो आगे कह रहे हैं कि भाई अब तो AI सब कुछ take over कर लेगा और सब jobless हो जाएंगे और there's a lot of value created in a very consolidated small amount of companies, and then everybody else will be jobless. That in a lot of ways doesn't make sense because if nobody has money, who's spending in those small companies? But दूसरी तरफ आपके पास you have a lot of people now raising alarms, not on Pakistan level but on a global level ke listen, we're in a bubble and we're in a debt cycles ajeeb ho gaye hain. There's a huge tariff situation happening that nobody sort of had on their bingo card. And so इस सारे को जब आप contextualize करते हैं, how do you see the next 10 years panning out, and what major changes do you expect, and what are the major risks in your opinion to the overall economy? Again, एक तरफ upside of AI increasing growth to 20% per annum, and एक तरफ downside है जिसमें we're in the worst bubble, everything bubble लोग कह रहे हैं उसको, and the worst bubble possible, and we're gonna crash and burn worse than the Great Recession. And जो ये सारे ख्वाब हम सारे देखते रहे हैं पिछले 10, 12, 15 सालों में, वो अगले we're gonna live through a couple of lost decades where the economy is just going to crash and burn. Where do you see the future of the world over the medium term, let's say 10 years? I think they came, as a banker back in the day, we would sell the Pakistan story to the world. And today, I say the same thing. 250 million people, very low median age. The West is very high median age. Growth is staggered. So, growth to ani, right? As you see these markets, these people need to eat. These people need to go to school. They need to go to hospitals. They will be spending, consumer spending will increase. आपके सामने e-commerce की spending है, बाकी जगह spending है, लोग spend करें. So I think I would say it will take Pakistan the next few years to get out of where we are today, because I think fundamentally, I mean, I don't want to go into economy, but उनका बड़ा अच्छा show है Junaid का on sort of macro, and if you look at amount of capital Pakistan is putting towards debt, and then I mean repayments towards its utility and electricity, जब तक वो इशू सॉल्व नहीं होते हैं ना, हमारी ग्रोथ स्लो है, एंड उस वजह से आपकी इन्फ्लेशन भी हाई होएगी, बाकी चीज़ें. बट इफ़ एज अ नेशन टुडे वी आर एबल टू सॉल्व दोज इशूज़, आई मीन वही पॉइंट है ना. बट प्रॉब्लम ये ना, देखें, मैंने 450 लोगों से बात की है. ये जो बात है ना आपकी, ये मैं पहले एपिसोड से आज तक सुन रहा हूँ, 4 साल हो गए मुझे, राइट. पिच डेक के अंदर पहली स्लाइड होती है कंज्यूमर स्पेंडिंग की. मसला ये आता है, मैं अगर एक घर हूँ ना और मैं कहूँ कि सर देखें मुझे आप ये दे दें, इन्वेस्ट कर दें, वो कर दें, मेरा घर मैं 25 बच्चे पैदा कर चुका हूँ, कितना कंज्यूमर होगा? तो वो पहला बंदा आके बोलेगा कि भाई ये बच्चे तुम्हारे लफंटर बाहर फिर रहे हैं, ये तो कल को कमाएंगे ही नहीं. मतलब वेल्थ क्रिएशन क्या है, राइट? सो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम्स आफ्टर वेल्थ क्रिएशन, बियॉन्ड द
the price of Bitcoin and the cash value, that's just a representation of value. What value is the country generating? Where do you see that productivity? जब आप उसको देखते हैं तो you don't have growth. पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल में स्टेबिलिटी आई है. हर बंदा पॉलिटिकल बात हो जाएगी, मैं पॉलिटिकल करना नहीं चाह रहा. I want to talk about numbers. Yeah. I do agree stability आई है perception wise, and it's a good thing. But your industries are producing less. Your overall actual wealth and productivity has either stagnated or has reduced. So, and extrapolate that, the problem remains the same. When your pitch deck says consumer spending will increase, with what money? And so nobody really tells me okay, consumer spending increase होगी, हम productivity gain कहाँ पे लेकर आ रहे हैं? हम overall which is why जो मेरा beef है ना with startups versus let's say services, ये पूरा है ही है कि यार चाइना आज आईफोन बनाता है, उसकी कहानी बेचते हैं आप आके, वो लोटे बाल्टियाँ बना के आईफोन पे पहुँचा है भाई. इंडिया अगर आज आके कोई यूनिकॉर्न बना रहा है, जो कि बाय द वे बहुत सारे उनके क्रैश एंड बर्न कर भी गए हैं, उससे पहले उन्होंने वो BPO की गंदी सर्विसेज बेची हैं गोरे को जा करके. If I'm looking at the future of the world, जो आपका पहला पार्ट था of your answer, I think there's a lot of value there where I'm looking at कि भाई nationalism बढ़ रहा है, immigration कम हो रही है, but aging population है. So the West requires their productivity gain to be outsourced, कि उनकी productivity या wealth create हो रही है by heads sitting in Pakistan, India, Bangladesh. And that provides a flow of capital, that's the productivity that will eventually allow for consumer spending. I feel like a lot of our people, a lot of the smartest minds in Pakistan skip that aspect. I don't know if it's uncomfortable, I don't know if it's hard. They're not really sitting here thinking about the productivity gain, the wealth creation. They're saying after someone solves the consumption, the productivity problem, and then we'll build something for the consumption situation. And I feel like that's the easier thing. The productivity thing is the more difficult part, if that makes sense. I think you're right, and I was and partially am the biggest proponent of Pakistan growing as a nation. But I think back to your point on productivity, I think it will require some time, in the sense कि जो ही आपने बात की, जब तक रोटे बाटे नहीं बनाएंगे तो आईफोन कैसे बनेंगे. मुझे याद है भी आई थिंक हम obviously पार्टीशन वाली फैमिली, तो आई थिंक इन जाते थे गांधी के जी पाकिस्तान तो टूथपेस्ट नहीं बना सकते. एवेंचुअली टूथपेस्ट बनाना शुरू की, फिर बाकी चीज़ें बनाना शुरू की. बट आई थिंक इट इज़ लिंक्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? not just from an export to sort of our garment export today, but unless fundamentally multiple different industries do not get to that point, which might take 5 years, 10 years, वो जो आपकी वेल्थ क्रिएशन है. अब इंडिया में आप देखते हैं जो इंडियन मिडिल क्लास है, दे आर वेरी रिच. इंडियन मिडिल क्लास मेजॉरिटी जो इंडियन आपके बिलियनर्स हैं, जो सारे वो हैं, ये तो मैं आपको फिलोसॉफिकल बात करता हूँ जो मेरे बड़ों ने की, कि आप अगर बाहर देखते हैं जो मेजॉरिटी वेल्थ क्रिएशन की गई इन द लास्ट आई वुड से 50-60 years, they were children of people who were sort of your lower middle class, who had seen the struggle and eventually gone from that ahead. पाकिस्तान में जो वेल्थ क्रिएशन अभी हो रही है वही बाप दादा पर दादे से होते आ रही है. Very few people today where you see that they are self-made, they're first generation. And I would say it's the Punjab issue also. Most people today have land. ज़मीन है, छोटी है, मीडियम है, लार्ज है, वही जिम्मेदार हैं. उनके माँ बाप ने घर पे छत पे घर सर डाली हुई है, तो they are not driven in that sense. So I know it's a question today that I cannot very easily answer, but the idea is that till we do not, from a perspective of multiple smaller industries, I understand ये लोग IT की कहानी कहते हैं कि we will grow from the IT sector, and IT that eventually, the exact stats कि कितने आपके total freelancers हैं, उन freelancers से आगे नीचे कितने लोग जाते हैं. I think the idea is that eventually your export goal has to be, आप मुझे खुद ही बताएं, today systems is what? You're only $1 billion company in Pakistan. How India में जाएं, that
50 BPOs, more than $1 billion. Why has Pakistan not been able to create 5 systems? I mean, the idea is that eventual goal needs to be that creation of these companies that create that revenue, which has a large amount of export income, a large amount of dollar income as well, और वहीं से जाते हुए आगे चलेगी. But I mean, that makes sense. इसके ऊपर अगर मैं आपका आंसर दे दूँ कि मैंने इसको कवर किया है, आई नो कि आपका नेटवर्क देख रहा होगा, तो इसमें आपके बहुत सारे नेटवर्क के वो लोग हैं जिनको मैं मुखातिब करने लगा हूँ. मेरा मसला जो है ना, द रीज़न वाई पाकिस्तान में, और ये एक्चुअली सिस्टम्स के एक साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर किया था. When you By talk the to way, people in the IT sector, Azaz is my mamu, just FYI. नाइस. Okay. जो सिस्टम्स का उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे बोला. मैं बहुत सारी IT कंपनीज को मैंने कवर किया, उन्होंने आके हमेशा बोलते थे ब्रांड पाकिस्तान का मसला है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही. सिस्टम्स वालों ने मुझे बहुत इंसाइटफुल बात की थी कि पाकिस्तान और इंडिया का डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान में IT इंजीनियर करता है, जो कि ख़ुद एक कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट होता है, वो ऐसा बिजनेस बना लेता है, उसको बिज़नेस की सेंस नहीं होती. वो इंजीनियर पैशनेटली एक इंजीनियर होता है. 200-250 बंदे की कंपनी आती है, उसकी एक जीप रैली आती है, वो उस पर सेटिस्फाई होता है, वो कहता है यार ठीक है, मैं जो है ना अच्छी गाड़ी ले लूँगा, अच्छा फार्म हाउस ले लूँगा, दैट्स फाइन. इंडिया में बिजनेसमैन घुसा, और बिजनेसमैन को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसको टॉप लाइन और बॉटम लाइन से फ़र्क पड़ रहा था, उसको ग्रोथ चाहिए थी, उसको वैल्यूएशंस चाहिए थी. एंड सो ही वॉज एबल टू स्केल दैट वर्सेस पाकिस्तानी जो कंप्लेसेंट IT का बंदा है, नथिंग अगेंस्ट दैम, लेकिन उसका वो DNA ही नहीं था. जो पाकिस्तान में बिजनेसमैन है ना, जो आपके फैमिली ऑफिसेज हैं, जो सारे के सारे, मेरे हिसाब से देर ऑल डिजेनरेट गैम्बलर्स हु वेंट फ्रॉम शुगर मिल्स टू गैम्बलिंग इन स्टार्टअप्स सो दैट दे कैन 40x देयर वैल्यू, लाइक मल्टीप्लाई देयर मनी, while not going through the hard thing of actually running services business of managing 10,000 heads and making sure that business works, right? मुझे इसका unfortunately बड़ा दुख है कि you have some of the smartest people with family backed capital who are investing in the dumbest startups, and when they would look at a services company they would be like यार नहीं, पता नहीं, मिस कराओ, क्योंकि उसमें वो ये है कि उसमें जो है ना वो 30-40-50% रिटर्न है, वेयर एज स्टार्टअप की वैल्यूएशन गेम में तो मेरा मल्टीप्लायर, ओ माय गॉड, मैं कहाँ में निकल जाऊँगा. आई फील लाइक दैट इज़ द कोर डिफरेंस वाई वी वोंट स्केल. सेपरेटली येस, आई डू एग्री कि गवर्नमेंट ने बहुत गंदा रोल प्ले किया हिस्टोरिकली. उन्होंने एक्सपोर्ट लेड बनाने नहीं दिया इकोनॉमी को, एंड डॉलर को कंट्रोल रखने की कोशिश की, विच इज़ ऑब्वियसली हैज़ मेड इट डिफिकल्ट टू मूव योर इकोनॉमी टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स. बट आई डू ऐड करना चाहूँगा, आप जो कहते हैं गवर्नमेंट ने, अब इंडिया में इफ़ आई वांट एक्सेस टू कैपिटल एंड आई एम सेटिंग अप a factory or I'm a startup, I can borrow at 3, 4, 5, 6, 7, less than 10%. पाकिस्तान में मैं कल लोन लेने जाऊँ, जब तक मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा ना, जब तक ज़मीन नहीं दूंगा, देयर इज़ नो सब्सिडी. ठीक है, स्टेट बैंक ने फोर्स किया कि जी सोलर की सब्सिडी है. वी हैव दैट सब्सिडी टुडे. वी हैव 250 megawatts at Colabs because of the state bank backed thing. Government says they want to help the sector grow, introduce cheap loans, not a crore per loan, up to 5-10 crores, but actually help small medium businesses grow, because most small medium businesses today do not have access to capital, and because of that lack of access to capital they are unable to grow. Like a small factory or someone making chips, right? It can be anything, small service industry as well, they want to raise, but the idea is not आप या फिर बैंक को ज़मीन दे के लोन लो जो आपकी 14-15% पे, otherwise there is no option. I mean, there is no government scheme to support this. So this whole concept of the government supporting, they have actually not. गवर्नमेंट सपोर्ट क्या, गवर्नमेंट मैं तो कहता हूँ सपोर्ट ना करे, वो 90% बैंक्स का लोन लेना बंद करे, उनका जो पार्टी लगाई हुई है उन्होंने, तो एक्सेस बढ़ेगा. जाहिर है फिर बैंक्स को काम करना पड़ेगा ना, अभी तो सारा बैंक गवर्नमेंट वो ले जा रहे हैं. दूसरा, आई मीन अभी फिर से वो रिपोर्ट आई है, एंड आई वाज जस्ट माई माइंड वाज ब्लोन कि वो फिर से डॉलर को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो और मसले कर रहे हैं. यार खुदा का वास्ता है, ग्रो अप, यू नो, लेट द डॉलर बी. जब आपका डॉलर रहेगा ना, तो एक्सपोर्टर को कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने मार्जिन से निकाल लेगा. अगर आप डॉलर को कंट्रोल करेंगे और अपनी इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज करने की कोशिश करते रहेंगे और अपनी रियल एस्टेट को पम्प करने की कोशिश करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली फिर वो यू कांट रियली एक्सपेक्ट दैट टू ग्रो. वी आर द 1 hour 40 minute mark. I'm going to wrap this up. I have one last question that I generally ask all of my guests, and I'd love your insight. It's sort of similar to what we've already discussed as well, but in a longer timeline. I want to understand
your opinion, and I don't want the ifs and buts of if the government does this or if people do this. I want you to see what you already see right now in Pakistan and extrapolate that to 25 years from now and give me an image of what you see Pakistan or how you see Pakistan in 2050, 25 years from now, knowing what you know now and seeing what you've seen. I think Pakistan will be an economy which is, which has grown up. You have more billion-dollar companies across Pakistan, more developed, like you see Lahore, more Sialkots, Faisalabads, and Gujarats of the world. But still a country that, unless you are able to get rid of all these political challenges, just be stuck in its bubble. पिछले हमने 70 साल से ये देखा है, अगले 25 साल, unless we are not able to get out of this whole, fight with Booth and this and जी क्या क्या हो रहा है, एक वो आपका सर्कल चलता रहेगा. और जो यहाँ लोग हैं पाकिस्तान में वो खुश हैं. मेरी जो अम्मा है कहती मैं यहीं रहना है, मैंने यहीं मरना है. और मेजॉरिटी जो लोग यहाँ पर हैं, unless they don't have ambition, मैं बाहर से आया, मेरी एम्बिशन थी कि मैंने $1 बिलियन कंपनी बनानी. आज वही एम्बिशन है. मैं सऊदी की मूव हुआ बिकॉज आई न्यू कि पाकिस्तान में ठीक है ग्रोथ है, बट वो जो एक 10x बहुत लिमिटेड है. सो वो एम्बिशन जब तक नहीं है, आपके पाकिस्तान के जो बबल में जो लोग बैठे हुए हैं, दे हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. खुशी से रहते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं, खाना खाते हैं, घर रहें. ड्राइवर आगे पीछे जो काम चलते हैं उनके चलते हैं. वही आपकी बात है कि जो इंसान अपनी गाड़ी और छोटे से घर से खुश है, उसको ग्रोथ तो नहीं चाहिए ना. अब तो that's 2050. Right, makes sense. Umar, thank you so much for taking the time out and sharing all that insight. I hope you guys are able to be successful in Saudi. It would be absolutely great. आप आए हमारे पास रहेंगे कभी. मिडल ईस्ट में था, यूएई में था, तो नथिंग अगेंस्ट द इंडियंस, हमारे ही भाई हैं 70 साल पहले. लेकिन जनरली हम पाकिस्तानी हैं तो बंदे को होता है कि यार वेयर आर द पाकिस्तानीज एट. सो I think Saudi is now opening up and a lot of Pakistanis are now realizing there's that opportunity. Saudi has more Pakistanis than UAE generally because of, I think, the culture. So I think you see a lot of that there, inshallah. That is the plan. Yeah. Sounds good. Thank you so much for taking time. Thank you. Take care. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. Let me know in the comment section below. Have you been to collabs? What has your experience been? Have you been to multiple different co-working spaces? How do you differentiate between them? What is the USP amongst different? Do you see the growth happening the way that we expect it to happen? मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि आने वाले वक्त के अंदर मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है. What are your thoughts? Let me know in the comment section below. But nonetheless, there was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.